आप बोल नहीं पा रहे हैं। और रामदास जी कौन? रामदास जी बोले ना। निर्णय तो दिल्ली में होने वाला पर है। आपके दिल की इच्छा क्या है? नहीं, बोलने का विषय नहीं निर्णय। नहीं, तीनों में से कोई भी होगा तो तीनों भी मेरे मित्र है, और इसीलिए मतलब महाराष्ट्र को आगे चलाने के लिए तीनों भी कैपेबल है। हाँ। और देवेंद्र फडणवीस जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, एकनाथ शिंदे 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अजय दादा 4-5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। और आप किसी को दुखी नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई रामदास लेकिन जी। एक मिनट, लेकिन रामदास जी, ये जो प्रचंड जीत है, आंधी तूफान सुनामी है आप लोगों की, सुनामी इसको कहा जाएगा। कोई एक शेर कोई तो बनता है ना रामदास जी, आपकी मतलब शेर के हर कोई कायल है, कोई तो आप ऑन द स्पॉट एक शेर सुनाइए ना सरकार। रामदास जी 200 गहरा सरकार तो अब आपकी बन रही है। हाँ, मतलब महाराष्ट्र की जनता ने देखा है नरेंद्र मोदी जी का विकास। महाराष्ट्र की जनता ने देखा है नरेंद्र मोदी जी का विकास, और इसलिए महायुति का यहाँ दिख रहा है विजय का प्रकाश। और ये प्रकाश आज हमें दिख रहा है नीला नीला आकाश, आज हमें दिख रहा है नीला नीला आकाश। महाविकास आघाड़ी हो गई है भकास। तो इसीलिए महाविकास आघाड़ी को बहुत ही बड़ा फटका देने का काम जनता ने किया है। अच्छा, और हमारा विजय था पक्का, और महाविकास आघाड़ी को मिल गया है बहुत बड़ा धक्का। अच्छा बोलिए। रामदास जी, आदित्य एक सीट मिली ट्रेल है। कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपको मंत्री मंडल में जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलेगी कि नहीं मिलेगी महाराष्ट्र में? हाँ, मंत्रिमंडल में हमको जगह मिलेगी। हमारे विधानसभा चुनाव के पहले हमारे देवेंद्र फडणवीस जी से बात हमारी हुई थी। वो हमारे बीजेपी के, हमारे अलायंस के मतलब पहले से नेता है, और उन्होंने वादा किया है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को 1 MLC और 1 मंत्री पद मिलेगा। कल रात को उनके साथ मेरी बात रात को 10:30 बजे बात हुई है। अभी मैं उनको मिलने के लिए जा रहा हूँ, और जब अभी कल परसों जब शपथ होगा तब उसमें रिपब्लिकन पार्टी का भी 1 मंत्री जरूर होगा। और हमारे अगली मांग है कि हमारे दलित बुद्धिस्ट जो हमारी जनता अम्बेडकराइट, उन्होंने बहुत बड़ा जो सपोर्ट है ये हमारे महायुति को किया है, और इसीलिए महायुति को बड़ी सफलता मिली है। एक सवाल आपसे रामदास जी, आपको लगता है जो बार बार कहा जा रहा है कि बहुत नफरत पैदा करके जीते आप लोग, मतलब कटेंगे बटेंगे, ये जो जिस तरह से आप लोग जीते हैं वो नफरत फैला कर जीते हैं, कटेंगे बटेंगे, एक है तो सेफ है, ये सब करके ये कहा जा रहा है अब ऑपोजिशन की तरफ से। है कि कटेंगे अगर हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे कैसा? मतलब जिस तरह कटेंगे बटेंगे का नारा दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इकट्ठा होना, यूनाइटेड इंडिया, मतलब हम इकट्ठा होना चाहिए। जो भारतीय है उन्होंने इकट्ठा रहना चाहिए, उसके पीछे भावना थी, कल हिंदू समाज के लिए तो नहीं थी। जो मतलब मोदी जी को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं, रामदास जी, अब लोगों ने इकट्ठा रहना चाहिए, ये उसका मतलब था। एक लास्ट सवाल, सब लोगों ने हमको वोटिंग किया है। संजय राउत जी ये कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। संजय राउत कह रहे हैं महाराष्ट्र की जनता ये चाहती ही नहीं थी। संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो गद्दार हैं वो जीत जाए, इतने भारी बहुमत से कैसे हो सकता है? अजीत दादा पवार की बात कर रहे थे, एकनाथ शिंदे की। ईवीएम को लेकर जो हंगामा हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? और ये दोबारा चुनाव होने चाहिए बैलेट पेपर से, दोबारा कराइए चुनाव संजय राउत। नहीं, क्या मुझे बोलना है क्या? हाँ बोलना है सर, आपको बोलना है। हेलो, बोलना है सर। हाँ, तो जो आपने सवाल किया है कि भाई संजय राउत के उल्टे सीधे बयान से उद्धव ठाकरे को भारी नुकसान हुआ है, महाविकास आघाड़ी को भारी नुकसान हुआ है, और गद्दार कौन है? गद्दार तो ये लोग हैं। इन लोगों ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ चले गए थे माननीय उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी एक भले गद्दार है, और एकनाथ शिंदे जी को गद्दार बोलकर उनको सिंपैथी लोगों ने दी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एकदम तड़पड़ रहे हैं, जिस तरह मछली तड़पड़ाती है उसी तरह हमारे संजय राउत जी तड़पड़ा रहे हैं। इसीलिए मतलब ईवीएम मशीन में गड़बड़ है। जब लोकसभा में उनकी इतनी सीटें मिली थी तब मशीन अच्छी थी, हमें तो कम झारखंड में सरकार बनती है तो सर मशीन अच्छी होती है, महायुति को 212 मिलती है तो खराब हो जाती है। रामदास जी बस एक सवाल, वोट जिहाद नहीं हो पाया ना फिर? मतलब जो आप लोग कहते थे वोट जिहाद वो नहीं हो पाया ना, धर्म युद्ध था दूसरी तरफ, वो भारी पड़ा, वोट जिहाद नहीं हो पाया। रामदास जी कह सकते हैं मतलब? नहीं, वोट जिहाद और धर्म युद्ध का विषय नहीं है। यहाँ तो हर पार्टी जो होती है, हर पार्टी
आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है, वोटों को हमारे साथ लाने का प्रयत्न करती है और अलग अलग विषय पर मतलब हम लोगों के सामने जाते हैं। रामदास जी, मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और इसीलिए मुझे लगता है कि वोट जिहाद का विषय नहीं है, आप ही के धर्म युद्ध का अंदाज विषय में नहीं है। ये युद्ध था महाविपी और महाविकास आघाड़ी का युद्ध था और उसमें जीत चुके हैं और हमें लोगों ने जिताया है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है रामदास जी, आप भी ये बात कह रहे हैं, अजीत दादा पवार भी ये बात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी ये बात कर रहे हैं, केवल फडणवीस है जो कहते हैं कि वोट जिहाद हुआ है। आप लोग महाराष्ट्र में ये बात नहीं मानते हैं, लेकिन आप ही के अंदाज में आपको थैंक यू कह रही हूँ। आप जुड़े न्यूज़ 18 इंडिया के साथ, बन गई व्यूअर्स की बात। थैंक यू सो मच रामदास जी। और एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अबू आसिम आजमी, ये बहुत बताना जरूरी है, अबू आसिम आजमी बढ़त बनाए हुए हैं। नवाब मलिक जो मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अबू आसिम आजमी लीड बनाए हुए हैं। आदित्य ठाकरे वर्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ट्रेल कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे, बहुत बड़ी खबर है, वो पीछे चल रहे हैं। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 मिलिंद देवड़ा जो है वो आगे चल रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, अबू आसिम आजमी, वो जो बार बार कहा जा रहा था, जिसका जिक्र भी समीर जी, अभी ये गुड कॉप बैड कॉप वाली जो कोशिश थी शायद नवाब मलिक, लेकिन बीजेपी के साथ जुड़े वाले वोट भी नहीं मिले। नहीं, पर नवाब मलिक और नवाब मलिक की बेटी दोनों पीछे, सना मलिक, दोनों पीछे चल रहे हैं। दोनों पर अजीत दादा पवार ने बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, विश्वास जताया था। इनफैक्ट महायुति से लड़ गए थे, लेकिन अभी दोनों पीछे चल रहे हैं। हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, हमारे उम्मीदवार नहीं है और ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने वोट नहीं दिया। शिवाजी नगर रैली में भी नहीं गए थे, बिल्कुल मोदी की शिवाजी नगर रैली में नहीं गए थे, नंबर 1। नंबर 2 जो रूबिका कह रही है, गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल था। ये सबको समझ आ रहा था कि उस तरह से अगर थोड़ा वो वाला वोट भी मिल जाएगा। हाँ, शिवाजी पार्क वाली रैली में भी नहीं गए थे। एक लाइन में जोड़ दूं सर, एक सेकंड। अबू आसिम आजमी अभी इस वक्त आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है ना। और समाजवादी पार्टी ने सर 9 सीटें मांगी थी राजकुमार भाटी जी कि हमको दे दीजिए 9 सीटें, हम चुनाव लड़ेंगे। 2 पर आप लोग आगे चल रहे हैं। आप ये मानते हैं कि गठबंधन का धर्म अगर कांग्रेस ने सही से निभाया होता, यहाँ 63 से 9 और आगे हो जाते, 72 तो हो ही जाते। राजकुमार, 2 विधायक हमारे पिछली बार भी थे। और अबू आसिम आजमी के बारे में मैं एक बात कह दूं कि वो जनहित की राजनीति करते हैं और वो महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो उत्तर भारतीयों के नेता हैं। तमाम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं और वो उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर वहाँ पर समाजवादी पार्टी को औपचारिक रूप से गठबंधन में लिया गया होता तो लाभ मिलता, 2-4 सीटें और बढ़ती गठबंधन की, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ गया है। AIMIM के 2 कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। इम्तियाज जलील है जो इस वक्त आगे चल रहे हैं और एक और सोलापुर सिटी सेंटर से वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। और एक और AIMIM के कैंडिडेट है जो आगे चल रहे हैं, अबू आसिम आजमी जो है वो आगे चल रहे हैं। इसका मतलब ये जो वोट जिहाद चल रहा था उसकी तोड़ को निकाल दिया। तो ये तो यही शायद बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी, मुस्लिम वोटों का बंटवारा, ऑपोजिशन के वोटों का बंटवारा, यही बीजेपी की स्ट्रेटेजी। इसीलिए बटेंगे कटेंगे का नारा, वाहियात नारा कहा था नवाब मलिक ने। मैं उनसे बात करने गया था, उन्होंने कहा बहुत ही वाहियात नारा है। शिवाजी पार्क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नवाब मलिक ने गए थे, वो कह रहे थे चुनावों के बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जो है, अच्छा ये विक्ट्री भाई तस्वीर आ गई है, ये देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर जो है वो मुस्कान आप देख सकते हैं। और देवेंद्र विनोद तावड़े नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ, दूर से देखिए, साइड में 1 सेकंड के लिए विनोद। बावन कुले, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बावन कुले और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर, ये पहली तस्वीर आई है प्रचंड जीत के बाद। इसको आंधी कहिए साहब, ये सुनामी है, ये सुनामी है, कांग्रेस पार्टी का डिबैकल है। इससे बड़ी हाल फिलहाल जो हरियाणा में हुआ सबने देखा, लेकिन ये जो 217 पहुंच गया रूबिका, ये 3 गुना से ज्यादा, वहां 60, 6 या 18, 100 मतलब 180, ये तो 4 गुना जीत है। सीटें भी दे देना चाहिए जिस तरीके से परिणाम आ रहा है। 26% वोट बीजेपी, तो एक तरफा है। 13% शिवसेना, 26 बीजेपी, 13 शिवसेना। पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा परिणाम इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने। 11% जो है वो एनसीपी के पास गया है। ये इस वक्त का आंकड़ा मैं बता रही हूँ। 25% बीजेपी को वोट पड़ा है यहाँ पर, और 11% जो है वो एनसीपी को और 13% शिवसेना को वोट पड़ा है।
इस वक्त ये आंकड़े जो हैं लगभग अगर आप तीनों को मिला लीजिए 50% वोट जो है वो महायुति के पार्टनर्स को मिल गया है। 50% वोट यहाँ क्या काम कर गया है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी जन्मभूमि कहीं भी हो लेकिन कर्मभूमि महाराष्ट्र में, बहुत सालों सर आपने वहां पर काम किया है, सामना के लिए बड़े बड़े लेख आपने लिखे हैं। आज की तारीख में 50% अगर आप 3 यार 3 दोस्त ले आते हैं, कि किस वजह से? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर महाराष्ट्र का विश्वास और आदरणीय एकनाथ शिंदे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और आदरणीय अजीत पवार ने जिस तरह से महाराष्ट्र के कल्याण के लिए दिन रात परिश्रम किया, जिस तरह से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ और जिस तरह से लोगों ने सिर्फ फेक नैरेटिव चलाए, पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में एक फेक नैरेटिव चला कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। सर अब नया नैरेटिव आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, उदित राज कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के नतीजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ईवीएम हटाना चाहिए, झारखंड में बीजेपी की मेहरबानी से जीत, हमारी मेहनत पर ईवीएम का दुरुपयोग नहीं किया। अच्छा, एक और चीज प्रेम शुक्ला जी, शरद पवार की पार्टी को भी 15 सीटें अभी के हिसाब से 15 सीटें, और ये शरद पवार के करियर पूरे पॉलिटिकल करियर की सबसे खराब परफॉर्मेंस में से एक है। 11.6 जो ही हैज ए स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 11.6 इन, मतलब यहां पर 2024 में अभी सिर्फ 11.5% का स्ट्राइक रेट शरद पवार का। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, शरद पवार के राजनीतिक जीवन की सबसे खराब परफॉर्मेंस। नंबर 1, नंबर 2, सिर्फ 15 सीटों पर शरद पवार की पार्टी अभी के हिसाब से आगे। नंबर 3, भतीजा भारी पड़ा। नंबर 4, स्ट्राइक रेट 11.6%। 11.6%। प्रेम शुक्ला जी, पहले ईवीएम पर आप बता दीजिए। वो जो उदित जो कह रहे हैं कि अब ये बहुत खेल हो गया आप लोगों का, ये छोटे वाले राज्य जितवा लेते हैं, बड़े राज्य खुद जीत जाते हैं। क्या रोना रोए वो? ईवीएम के अलावा रोना किस बात का रोए वो? उनके पास है। हमने पहले भी आपसे कह रहा था, जब आपकी अलग अलग बहसों में आ रहा था, तो मैं आपसे यही कह रहा था कि 23 नवंबर को 11 बजे के बाद ईवीएम का रोना शुरू करेंगे। तो ईवीएम का रोना रो रहे हैं वो। आत्मावलोकन करने का दम उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसका चारित्रिक उन्नयन हो, जिसका चारित्रिक पतन हो चुका हो। राजनीतिक चरित्र की मैं बात कर रहा हूँ। जिसका राजनीतिक चरित्र जो है वो गर्त में गिरा पड़ा हो, वो आत्मावलोकन करने की हिम्मत नहीं बटोर पाता। पर आप संजय राउत के तो बहुत करीब भी रहे हैं ना प्रेम शुक्ला जी, रहे हैं ना, आपके दोस्त मित्र है मेरे संजय राउत। वो जिस तरीके की मित्र हैं, है ना, वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपने सुना उनको? जी तो कह रहे दोबारा चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर से। पराजय की बात कर होनी थी। श्रीमान संजय राउत जो हैं 2014 से लगातार बहकी बातें कर रहे हैं, और उन बहकी बातों का ही परिणाम है कि आज हिंदू हृदय सम्राट कहने में भी श्रीमान उद्धव ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे के लिए, जो महाराष्ट्र का जन बच्चा जिन हिंदू हृदय सम्राट के नाम से बाला साहब ठाकरे को जानता था, वह हिंदू हृदय सम्राट शब्द भी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत अपनी जुबान पर लाने से डरते हैं। एक चीज है प्रेम शुक्ला जी, झारखंड को लेकर एक चीज क्लैरिफाई यहाँ पर बताना जरूरी है। उसका परिणाम झारखंड में भी बीजेपी इतना खराब परफॉर्म नहीं कर रही है। झारखंड में भी ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी जेएमएम दोनों 28 सीटों पर हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं दरअसल वो सहयोगी दलों की वजह से ये नंबर्स है। आजसू, हाँ, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों की 28 सीटें हैं, दोनों की 28। तो बीजेपी झारखंड में बहुत खराब नहीं कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सहयोगी दल है कांग्रेस और आरजेडी, उन्होंने 14 और 5 सीटें जीती, जिस वजह से नंबर 47। तो झारखंड में सहयोगियों की मार पड़ी प्रेम शुक्ला जी, इसलिए एनडीए 32, वरना बीजेपी और जेएमएम दोनों बिल्कुल बराबर हैं इस समय अभी के हिसाब से। 10 सीटें जीती है, 10 सीटें जीती बीजेपी, 10 सीटें जीती और अभी 1 पर आ गई। पर ही विश्लेषण किया जाए तो बेहतर रहेगा। मैं अंतिम परिणाम आने की प्रतीक्षा करूंगा। अपने सहयोगियों पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से पहले अंतिम परिणाम आने की प्रतीक्षा करूंगा। ऑलराइट सर, अब मैं जरा दर्शकों को बड़ी खबर एक बार बता देना चाहती हूँ। 11:48 हो रहे हैं।
टैली को देख लीजिए, अब तक 6-7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चल गया है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का जादू चल गया है, महाराष्ट्र में शिंदे की मेहनत चल गई है, महाराष्ट्र में अजीत पवार का नैरेटिव चल गया है। अभी उनके घर से ये तस्वीरें, अजीत दादा पवार के घर से 15 सालों से लगातार इस बात पर वो मेहनत करते रहे और 5 बार के डिप्टी सीएम हैं, 5 बार के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार। और बताया फिर से डिप्टी बनेंगे, प्रफुल्ल अब क्या हो पटेल जाएगा? मिलने भी पहुंचे हैं। ये भी खबर आ रही है, प्रफुल्ल पटेल अजीत दादा पवार से मिलने पहुंचे, क्योंकि अजीत पवार, बार बार कहा जा रहा था साहब कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि शुरुआत से जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि अजीत पवार कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं एनडीए की, लेकिन अजीत पवार की शानदार परफॉर्मेंस, शिंदे गुट जो है सियासी पावरफुल हुए, अजीत पवार, शरद पवार की सियासी पावर कम, पूरे राजनीतिक करियर की समीर जी 11.5% का स्ट्राइक रेट, शरद पवार के पूरे राजनीतिक जीवन की सबसे खराब परफॉर्मेंस। अंत हो गया, आप ये कह सकते हो। शरद पवार जिस उम्र में राजनीति कर, वो कह चुके थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं राजनीति करने की स्थिति में नहीं रहूंगा। उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता। मुझे लग रहा है उनका राजनीतिक स्वास्थ्य पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है। यह शरद पवार की राजनीति का अंत है और यहाँ रुकेगी नहीं राजनीति। इस परिणाम के बाद दोनों पार्टी में बड़ी टूट होगी, शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे में और शरद पवार की पार्टी में बड़ी टूट होगी। तो बड़े विधायक यहाँ से शिफ्ट होंगे, आप तय मान के चलना। इनकी अभी जो कांग्रेस में बड़ी टूट होगी। आप कुछ देर के लिए इन तस्वीरों के साथ आपको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जश्न की तस्वीरें, बारामती हमारा जाना हुआ था। सतीश केसिंग साहब, बारामती को अगर आप देखेंगे तो आप एक सेकंड के लिए कह नहीं सकते हैं कि ये दूर दराज का कोई इलाका है। बारामती को मैं शरद पवार का भी इसमें शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार परिवार ने मिलकर जो काम वहां पर किया है, वहां के लोग ये दिल से उनको दुआएं देते। 9,000 करोड़ ये 2.5 साल में लेकर आ गए अजीत दादा पवार, 9,000 करोड़ बंटवारा कर दिया। सेंटर में शरद पवार, राज्य में अजीत पवार। ये क्लियर था। जो सतीश लोकसभा में केसिंग जिस तरह से साहब हुआ, जिस हिसाब से प्रदेश में हुआ। अरे क्या कहें इस पे, आजकल तो सब लोग अपना अपना क्षेत्र के लिए करता ही है। और इसमें तो आप बनारस का ही देख लीजिए, वहाँ भी बहुत कुछ किया गया है। सफाई कैसा हो गया था, तो ये सब लोग अपना उसको बेस बनाते हैं, तो वहाँ के लिए काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसमें तो ये एक ऑडिट होना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों की इतना विकास क्यों हो जाता है, बाकी लोग बाकी जगह पिछड़े क्यों रहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 34,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। Yes. अमन, I'll just take 30 seconds। 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि पिछली बार वो 1,65,000 वोटों के डिफरेंस से जीत गए थे। और युगेंद्र जो हैं वो इसका मतलब कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर और आप लोकसभा शिवसेना में देखेंगे तो 13 राउंड बाकी है, फिर भी लेकिन- क्या वो तोड़ पाएंगे वो पहला वाला जो 1,65,000? नहीं, जो अभी आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि सीएम तो देवेंद्र फडणवीस होंगे। मैं एक चीज जल्दी से बता देता हूं, शिवसेना के सांसद हैं नरेश महस्के, वो कह रहे हैं साहब कि मुख्यमंत्री का निर्णय तो महायुति लेगी, लेकिन मुझे लगता है मेरे नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री होना चाहिए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री होना चाहिए। सीएम तो बीजेपी का ही होगा ना शुक्ला जी, प्रेम जी, सीएम तो बीजेपी का ही होगा। नहीं नहीं मतलब obvious है नहीं, कि नहीं? क्यों ना इसको ऐसे पूछा जाए पूछिए ना। कि शिंदे जी को देंगे ये कुर्सी? जी जी बताइए प्रेम जी। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है इसका समुचित फैसला करेगा। एक लाइन, एक लाइन में रुक गया सीएम वाली बात पर, हैं प्रेम जी? जी अरे भाई, आपने कहा नहीं, था एक कि लाइन की बात ही रुक शिंदे जाती। साहब के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? तो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा वही आगे नेतृत्व नेतृत्व मोदी क्यों जी नहीं का है। करेगा? अरे नहीं सर, नेतृत्व देवेंद्र तो मोदी फडणवीस जी का नहीं है। सर, मैं शब्दों को मिन्स नहीं करती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है देवेंद्र फडणवीस साहब ने, जी और कितनी बार आपने भी और तमाम लोगों ने बोला है कि यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव हम लोग एकनाथ शिंदे के नहीं, लेकिन नेतृत्व में लड़ एक रहे हैं। चीज है, एकनाथ शिंदे ने खुद कह दिया था कि सीएम कौन ये होगा सरकार ये तो चुनाव के एकनाथ बाद तय शिंदे होगा। अमित शाह ने भी बोल दिया था। अमित शाह ने भी रैली में ये बोल दिया खुद था। कह दिया था एकनाथ शिंदे ने कि चुनाव के बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। नंबर 1 अमित शाह ने भी कह दिया था कि चुनावों के बाद अब तय कोई होगा। नैतिक अधिकार नहीं एकनाथ शिंदे के पास। 48-49 सीट लेके आ रहे अरे हैं और रुकिए ना, 126 प्रेम शुक्ला जी को वाले बोलने दीजिए ना भाई। कोई पेच नहीं फंसने वाला। हाँ बताइए, आप जवाब आप नहीं, देंगे। रूबिका जी, इसमें कोई पेच नहीं फंसने वाला है। हाँ, इसमें कोई पेच नहीं फंसने वाला है। जिसको भारतीय जनता पार्टी का ये शीर्ष नेतृत्व दायित्व एकनाथ शिंदे देगा। के सुपुत्र जो है श्रीकांत शिंदे मिठाइयां खिला रहे हैं साहब। देखिए जश्न का दिन है आज, क्योंकि गद्दार कहा गया, ना जाने क्या क्या कहा गया।